कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे और कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे और 2024 का बोर्ड एग्जाम देना होगा तो इस पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसके पहले एक वीडियो बना दिया था, 10 गो बहुविकल्पी का बनाया था और ये पिछले साल का सब पेपर है। ध्यान से देखोगे तो पूरा पेपर को तरीका बता दूंगा कि कैसे पेपर मैथ का दोगे, जैसे एग्जाम में जाओगे तो कैसे मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे क्या करना है। तो पूरा इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, मैं इसमें सब कुछ बता दूंगा। तो मैं 10 गो क्वेश्चन करा दिया था इसके पहले वाले वीडियो में, स्टूडेंट 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। आज मैं 11 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा और इस पे नहीं दिख रहा होगा ना तो आप उधर साइड में स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेना। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेना कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इसका 10 क्वेश्चन का तुमको वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद तुरंत पहला जो लिंक होगा वो 10 वीडियो का ही लिंक होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पे लिखा है समीकरण, लिखा है बाबू क्या, समीकरण ना, समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 बराबर 0। कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उधर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, उसके बाद व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे क्या, हम लोग हल लिखेंगे। अब यहां पे देखो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है तो 7x और प्लस क्या है 12 बराबर का 0 है। ठीक है ना, इसका तुलना कर लेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से लिख देंगे। क्या करने पर, तुलना करने पर। ऐसे ही एग्जाम में तुलना करने पर, पूरा एग्जाम में इसी तरह बढ़िया से लिखना तभी नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो इसको तुलना करोगे तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो a का वैल्यू क्या मिल गया 1, यहां से b का वैल्यू क्या मिल गया तो माइनस का 7 मिल गया और यहां से c का वैल्यू देखो, c का वैल्यू क्या मिल गया तो 12 मिल गया। ठीक है ना। अब देखो बाबू दो चीज होता है, यहां पे कहा है कि के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसके जो मूल हैं उनके व्युत्क्रम कीजिए और उसके बाद इसका योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होता है मूल, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। होता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे का ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे का ए। तो देखिएगा यहां पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और बी का वैल्यू देखो यहां पे क्या है तो माइनस का 7 है और ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में माइनस का गुणा करोगे प्लस हो जाएगा और बट्टे का 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 में 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर मूलों का जो योग है 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक चीज और बोल दिया है कि क्वेश्चन में कहा है कि समीकरण इतना के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने निकाल दिया, कितना हुआ 7 हुआ। अब एक चीज और निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे का ए। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे का ए होता है ना, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है 12 है और ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12 में 1 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट 12 मिल जाएगा। तो ये मिल गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिल गया 12 मिल गया। ठीक है ना। अब हम लोगों से बोला है ना, क्वेश्चन वाला बोला है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रम, तो मूल मान लीजिए कि यहां पर कि माना हम लोगों का जो मूल है, माना वो मूल क्या है, पहले अल्फा है और बाद में क्या है बीटा है। ठीक है ना। तो मूलों का व्युत्क्रम, तो देखिए मूलों का व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब 1 बटा अल्फा लिख दीजिए आप प्लस 1 बटा के बीटा, तो ये मूलों का व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है ना। मूलों का क्या होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है बाबू ना 1 बट्टा का लिखेंगे। ठीक है ना। मूलों का व्युत्क्रम क्या होता है 1 बट्टे का। तो इस दोनों का एलसीएम ले लो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लोगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, आपका बीटा बचेगा, बीटा से भाग करोगे, यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या होगा बीटा, प्लस इस बीटा से बीटा कटेगा तो क्या मिलेगा बाबू अल्फा मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अल्फा को पहले लिख लेंगे आप प्लस बीटा को बाद में और बट्टे का क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा। ये मूलों का व्युत्क्रम हुआ, ये एकदम मूलों का क्या हो गया, यहां लिख दो कि मूलों का व्युत्क्रम,
व्युत्क्रम, मूलों का व्युत्क्रम हो गया। और देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिल गया ना। अब देखो बाबू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला, 7 मिला। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7 लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देख लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 रख दिए और अपान का अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। तो ये हम लोगों के आ गया क्या, मूलों के व्युत्क्रमों, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या आ गया 7/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आपको दिख रहा होगा 7/12, मतलब पहला ऑप्शन सही है। पेपर में देख लेना 7/12 पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा मतलब 12 नंबर क्वेश्चन बताता हूं मैं, 12 नंबर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, इस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेमी, मैंने यहाँ पे लिख भी लिया, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेमी, 9 सेमी और 13 सेमी है। तो कह रहा है ना कि वह त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा कि न्यून कोण होगा कि समकोणी होगा कि अधिक कोणी होगा। ठीक है ना, कि कोई होगा ही नहीं। तो देखो एक काम करता है ना, इसको समकोण होने के लिए चेक कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको चेक कैसे करेंगे। सबसे पहला काम ना कि एक काम कर लेंगे कि यहाँ पे इसको समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। और देखो जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना 13 दिया है, तो इसको कर्ण मान लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और इसका वैल्यू क्या 13 दिया है। फिर देखो 7 और 9 में से देखो इसको 9 ले लो और इसको 7 ले लो। ठीक है, अब यहां पे लिख लो इसको ए और इसको बी और इसको सी मान लो। क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये देख लो पेपर से करा रहा हूं, विश्वास नहीं होगा तो पेपर देख लो। ठीक है ना, अब मैं बता दूं कि इसको देखो समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का है, इसमें कर्ण कितना है 13 दिया है, कर्ण 13 है तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल टू लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे और आधार क्या है 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 7 का स्क्वायर। देखो 13 में 13 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 6 9 होगा बाबू, और 12 में 12 का करोगे तो कितना होगा, सॉरी 12 है ये नहीं है, यहाँ पे क्या है 9 है, 9 है, 9 9 9 लिखेंगे यहाँ पे 9, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है ना, लंब क्या है 9 9 9 का स्क्वायर कर देंगे 9 9 81 प्लस आधार क्या है 7 7 7 49 हो जाएगा। ओके, देखो 1 6 9 इक्वल टू, देखो जोड़ दो तो 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 हासिल होगा 1 4 8 12 1 13। देखो ये बराबर आया ही नहीं, देखो ये बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया इसका मतलब क्या है कि ये समकोणी नहीं होगा, अधिक कोणी नहीं होगा, न्यून कोई संभव नहीं है। तो बस इसका आंसर लिख दोगे कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। डी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पेपर में देख लेना, वहां पे डी नंबर आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग इसका अगला 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम का अच्छा मतलब बोर्ड एग्जाम 2024 का देना चाहते हो तो 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, हो सकता है ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि यदि 65 उधर देख लो, यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस पेपर में आपको यम का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, कि यम का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए दोस्त मैं एक बात बता देता हूं, कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को इतना लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल और उसके बाद यहां पर लिखेंगे 65 बराबर और इसके बाद 117 बराबर लिखेंगे। 65 का कहीं खंड कर लेंगे तो यहां पर 65 का ऐसे खंड कर लोगे, ठीक है ना। तो 5 से कटा दो, 5 एकम 5 बचेगा, 1 5 3 15, फिर 13 से कटा दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करोगे आप कि 5 और 13 को यहां पे लिख लोगे, तो यहां पे लिख लो 5 × 13 मतलब लिख लो 117 का कर लो, 117 का गुणनखंड करोगे ऐसे। तो 13 से 13 9 117 होता है, तो 13 से कटा दो 13 9 117 और फिर 3 से कटा दो 3 3 के 9, फिर 3 से कटा दो, खत्म। तो क्या होगा यहाँ पे इसको नोट करेंगे हम लोग कैसे, 3 × 13 ऐसे लिख लेंगे और इस तरह से करके यहाँ लिखेंगे HCF। ओके, HCF
क्या रूल मैंने बताया था आप लोगों को, HCF का मैंने रूल बताया था आप लोगों को। क्या मैंने रूल बताया था कि बाबू जो दोनों में मिलता है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में जो 13 मिल रहा है ना उसको एक बार नोट कर लेंगे। ये हम लोगों का क्या आ गया, HCF आ गया। और सवाल वाला बोल रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 65m, ये वाला 65m-117 और इतना को हम HCF लिख सकते हैं। मतलब इसका HCF 65 और 117 का HCF यहाँ पे पूरा बढ़िया से लिख देते हैं। 65 और 117 का HCF, ओके ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ लिखेंगे क्या, 65m-117 बराबर 65 और 117 का HCF। ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 65 और 117 का HCF कितना है, 13। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का HCF कितना है, 13 लिख लेंगे। ओके अब देखो 65m बराबर 13 और ये माइनस का है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके अब देखो बाबू यहाँ पर 65m बराबर जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ोगे 10, हासिल होगा क्या, 1 होगा। 1 में 1 जोड़ोगे 2 होगा, हासिल 1 3 हो जाएगा और यहाँ का 1 बचा है तो 100 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे हमको यम का वैल्यू चाहिए तो 130 और ये गुणा में 65 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से यम का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 13 से कटा दो तो 13 5 65 और 13 से एक बार में कट जाएगा तो ऊपर में 1 0 बचेगा, 1 0 और नीचे का क्या 5 बचेगा। अब देखो यम बराबर 5 से 2 बार में कटा दो, 5 दूना के 10। तो देख रहे हो ना यम का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। यम का वैल्यू स्टूडेंट क्या मिल गया, 2 मिल गया। ऑप्शन में बी नंबर सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। इस पेपर का ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो बी सही है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म बताना है और ये क्वेश्चन का मतलब इसमें बताना है ना कि कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखो बाबू इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले सीख लो कि हल कैसे किया जाएगा। जैसे देखो पहला को मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है 14 बराबर लिख लो, 35 बराबर लिख लो। ओके अब 14 का कहीं खंड कर दो तो 14 को ऐसे करोगे तो 2 से कटाओगे, पहले तो 1 से कटाओगे, मान लो कि 1 से कटा दिए तो 14 हुआ। फिर 7 से कटा दो या फिर 2 से कटा दो, 2 7 14 हो गया। फिर 7 से खत्म तो इसका क्या आया 1 गुणते 2 गुणते 7। ठीक है ना। अब इसको 35 को लिख लो, यहाँ पे 35 को तो इसका क्या होगा 5 7 35, 7 से खत्म होगा तो इसको क्या आप लिखोगे ऐसे 5 गुणते 7 लिखोगे। ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, फिर देखिएगा इस वाले को देखते हैं। इधर दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे क्या है यहाँ पे स्टूडेंट 18 है, 18 बराबर और फिर लिखेंगे 25 बराबर। तो 18 को अभी खंड करोगे ऐसे ना, देख लो तो 2 9 18, 3 तिली के 9, 3 से खत्म हो जाएगा। ठीक है तो अब इसको लिखोगे तो 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणे क्या लिखोगे 3 लिखोगे। तो 1 अपने मन से लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको लिखो 1 गुणते 5 गुणते 5। ठीक है तो ये बताइए कि 5 में 5 का गुणा करोगे तो 25 होगा, 25 का 1 में करोगे तो 25 से ना होगा। 3 तिली के 9, 9 दूना 18, 18 का 18 तो 18 कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब चलते हैं इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सी वाले को कर लेते हैं तो 31 बराबर 93 बराबर 31 का कर लो खंड। तो हमको लगता है कि 31 कटेगा ही नहीं किसी से, 1 से कटा दो 31 और फिर 31 से कटा दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या 1 इंटू मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लोगे। अब 93 को लिख लो तो 93 को देख रहे हो ना, कटाओ 3 से कट जाएगा, 3 तिली के 9, 3 एकम्मा 3, फिर क्या होगा 31 से फिर ये कट जाएगा। तो इसको लिखोगे 1 गुणते 31 गुणते 3। ठीक है ना।
इसको भी मिटा देते हैं। ओके, अब देखिए बाबू, यहाँ पे डी नंबर क्या है, डी नंबर पूछ रहा है ना कि 32 होना चाहिए और क्या है 62 है। ओके, तो 32 को लिख सकते हो 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के क्या 32 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32। और 62 को लिखना है ना तो ऐसे 62 को कहीं खंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 से कटाओगे तो 2 तिहाई 6 और 2 1 कम्मा 2, यहाँ पे इंटू का 1 भी रहना चाहिए यार, ऐसे लिख देते हैं 1 गुणते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32, ठीक है ना। अब देखो 2 से कटाओ तो 31, अभी 31 से कटेगा तो 1 गुणते 2 हुआ और गुणते कितना हुआ 31 हुआ। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, अब इसमें मैं आपको बता सकता हूं और आप भी समझ सकते हो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि निम्न में कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्न में कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सअभाज्य संख्या कहता है, सअभाज्य संख्या बोलता है कि अगर, ठीक है ना, अगर कोई मतलब कि अगर देखो यहाँ पर ना 2 को मिल रहा है ना, ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, तो यह सअभाज्य होगा ही नहीं, केवल उसका गुणनखंड 1 मिलना चाहिए। अगर जिसका गुणनखंड केवल 1 मिलता है, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह सअभाज्य है। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला देख रहे हो ना, इस 1 भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 चीज मिल गया ना, तो ये सअभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 31 भी मिल गया और यहाँ पर 1 भी मिल गया, तो ये भी सअभाज्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 है, 1 ही मिल रहा है ना, बाकी ना 2 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है ना 3 मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यही सअभाज्य होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। बाकी यहाँ पर देखो 1 इसका भी मिल रहा है और यहाँ पे 2 भी मिल रहा है ना, यहाँ पे 2 भी मिल रहा है 1 भी मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी 2 ठो मिल गया नहीं होगा, 2 को मिल गया नहीं होगा, 2 को मिल गया नहीं होगा, लेकिन केवल 1 मिलेगा, जैसे 1 1 रहेगा ना, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेंगे, तो वही आपका क्या होगा, सअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, ध्यान से बताना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि के किस मान के लिए, एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ए दिया है। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ऐसे हल करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे a1x प्लस b1y। ठीक है ना, अभी एक काम कर लो, इसको इधर ला लो। ठीक है, देखो ऐसे के एक्स स्क्वायर प्लस का y और इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस का के स्क्वायर बराबर का 0 होगा। अब इसको तुलना कर सकते हो कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, बराबर 0 से तुलना करोगे तो आपको यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, a1 का वैल्यू k मिल जाएगा, a1 का वैल्यू क्या मिलेगा, k मिलेगा। ओके, और यहाँ पर देखो b1 देख लो भाई, b1 का वैल्यू क्या, कुछ नहीं है तो 1 है, तो b1 का वैल्यू 1 मिलेगा। और यहाँ पे देखो C1 का, देखो C1 का वैल्यू क्या है, तो C1 का वैल्यू क्या है, माइनस का के स्क्वायर है। C1 का वैल्यू क्या है, माइनस का के स्क्वायर है। ठीक है, अब उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको तो लिखेंगे इसको x प्लस के वाई और इसको इधर लाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका तुलना कर दो, a2x प्लस b2y, ठीक है ना, और प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, a2 का वैल्यू क्या मिलेगा, तो a2 का वैल्यू यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो b2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। यहाँ से देखो b2 का सीधाई में क्या है, k है, और यहाँ पे c2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो c2 का वैल्यू माइनस का 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया है कि अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के लिए एक कंडीशन होता है, यहाँ पे लिख देंगे कि अनेक हल होंगे। इसके लिए क्या होता है, a1 बटे का a2 बराबर होता है b1 बटे का b2 और बराबर हो जाता है c1 बटे का c2। ठीक है ना, इस मेथड पे, इस लॉन्ग मतलब फार्मूले पे काम करेंगे। अब देखो a1 ऊपर है
अब देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है, k है, तो यहाँ पर लिखोगे k बटे a2 का वैल्यू देखो 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 बराबर b1, देखो b1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपन में b2 का वैल्यू, देखो b2 का वैल्यू क्या है, k है, k लिखोगे बराबर C1 का वैल्यू, देखो C1 का वैल्यू माइनस के स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस के स्क्वायर अपन में C2 का वैल्यू, देखो C2 का वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है ना। अब देखो आपको करना क्या होगा कि इसको एक बार इसको इसके साथ लेना होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर k बटे का 1 बराबर माइनस के स्क्वायर बटे का माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस से इससे ये कट जाएगा, ओके। अब देखो इसका इधर होगा तो क्या होगा, k बराबर इसका इधर होगा तो क्या होगा, इसका उसमें होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या है, k और बराबर यहाँ पे k गुणते k लिख सकते हो, तो क्या होगा कि एक k से एक k कट जाएगा, तो एक बार में कटेगा, बराबर क्या मिलेगा k, या आप बोल सकते हो कि k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में देखो k का वैल्यू 1 दिया है, k का वैल्यू क्या दिया है, प्लस का 1 दिया है, k का वैल्यू इसमें दे दिया है प्लस का 1। किसी को कोई दिक्कत है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यहाँ पे प्लस 1 दिया है, ठीक है ना। तो ये प्लस से मेरे आंसर आया है, तो ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसका अगला देखिए एक सवाल लिखा है 16 नंबर सवाल देखिएगा कि बिंदु आपको दे दिया है, ऐसे बिंदु कितना दे दिया, तो -6,8 दे दिया है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहां पे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, बिंदु -6, क्या दे दिया 8 दिया, कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से क्या ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और इस पेपर में लिखा है, देखो पेपर बनाने वाला का दिमाग देखो क्या है, बकलोलई किया है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से बनी है, ये बनी है, ये क्या मतलब है, गलत लिखा है। लेकिन आप लोगों को क्या सही करना है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो देखो स्टूडेंट इसका एक ना शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ कि मूल बिंदु, जब मूल बिंदु दिया रहेगा, मतलब मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, ऐसे लिख लो कि मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो आपको कितना दिया है, -6,8 दिया है ना, तो ए में एक ठो क्या है, x1 का वैल्यू -6 होगा और y1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 8 होगा। तो अब इसमें रख दो आप, ठीक है ना। तो x1 का वैल्यू क्या रखोगे, x1 का वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या होगा, -6 का स्क्वायर होगा, और प्लस y1 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस में माइनस को 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 में 6 को कर देंगे तो 36 हो जाएगा। अब प्लस 8 में 8 का करोगे तो 64 होगा, ओके। अब देखो अब वो करोगे क्या कि 6 4 10 को 0 हासिल है, 6 3 9 1 10, सब मिला के 100 हो गया। और इस 100 को लिख सकते हो क्या, 100 को लिख सकते हो आप 10 × 10 लिख सकते हो, बढ़िया से लिख सकते हो। और करड़ी का रूल है, करड़ी का अंडर रूट का रूल है कि जब 2 गो का जोड़ा बनाओगे तो एगो बाहर निकलेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 10 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी में 10 दे दिया है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, आंसर सही है, ठीक है। 16 नंबर को देखते हैं बाबू, 16 नंबर तो हो गया ना, 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करणी में 3 गुनी है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ये सवाल कह रहा है कि किसी पेड़, उधर देख लेना आप लोग, किसी पेड़ की छाया, जैसे चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, देखिए मान लीजिए कि ये हम लोगों का पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पेड़, ठीक है ना। अब देखो बाबू, और ये उसकी छाया हो गई, और यहाँ पे उन्नयन कोण ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। उन्नयन कोण पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी पेड़ की छाया, ठीक है ना। तो ये जो पेड़ है हम लोगों का और इसका जो छाया है, कह रहा है ना कि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से,
तो मान लेंगे कि इसकी ऊंचाई क्या है, यच है, करणी में 3 गुनी है, मतलब यहाँ पे यच करणी में 3 गुनी है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की क्या ऊंचाई कितना हो जाए, यच हो जाए। तो पेड़ का छाया, पेड़ की छाया, तो कह रहा है ना कि पेड़ की जो छाया है ऊंचाई से करणी में 3 गुनी है। यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, ऊंचाई से करणी में 3 गुनी है। ध्यान से देखना, तो क्या होगा, जो इसकी छाया होगा ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या आपका यच, से करणी में 3 गुनी, तो करणी में 3 का गुणा कर दोगे तो वही हो जाएगा क्या हम लोगों का छाया कितना आ जाएगा, यच करणी में 3। तो देखिए मेरे दोस्त, आपको ऊंचाई इसकी कितनी मिल गई, यच, क्योंकि दिया है नहीं मान लेंगे, और इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी, और इसकी जो छाया है वो कितना हो जाएगा, यच करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लिख देते हैं यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो ए है, बी है, सी है। अब देखो बाबू, यहाँ पे लंब आपका दिया है, इसको हम लोग लंब भी बोलते हैं, ये लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया। तो ये किस में आता है, लंब और आधार, तो tan थीटा में आता है लंब बटे का क्या, आधार। tan थीटा में आता है लंब बटे का आधार। अब देखो tan, और यहाँ पे थीटा का ही वैल्यू पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण भी पूछ रहा है, तो इधर क्या होगा, लंब का वैल्यू क्या है, यहाँ पे यच है, तो यहाँ पर हम लोग यच लिख देंगे। आधार का वैल्यू क्या है, तो यच करणी में क्या है, 3 है। तो अब देखो स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू, देखो यच से यच कट जाएगा एक बार में, तो 1/√3 मिलेगा ना। अब देखो यहाँ से tan थीटा बराबर 1/के करणी में 3। अब देखो एक काम देखेंगे छोटू, tan थीटा इक्वल टू, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखो, और ये जो tan थीटा है ना, तो ये tan में कितना अंश का मान होता है, ये tan में कितना अंश का मान होता है, तो ये होता है tan 30 का वैल्यू, 30 का वैल्यू। अब देखो tan से tan कट जाता है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 अंश। तो आप बताओगे कि किसका उन्नयन कोण पूछा था, सूर्य का, तो लिख दो यहाँ पर कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण स्टूडेंट, तो 30 अंश आ जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में आपको लगाना होगा, और ऐसे लगा के और ऑप्शन मारना होगा कि कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है, 30 अंश है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है 18 नंबर, उसको देखिए। वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल ना, आधार का क्षेत्रफल दे दिया है 18 नंबर में, आधार का क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, तो 9 पाई दे दिया है, ठीक है ना, 9 पाई दे दिया है। हो तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए बोला है, इस क्वेश्चन के आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके आधार का व्यास कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए लंब वृत्तीय बेलन है, ध्यान से देखिएगा बाबू, लंब वृत्तीय बेलन है, ये हम लोगों का क्या है, बेलन है। तो बेलन का जो आधार होता है ना, वो क्या होता है ना, वृत्त होता है। क्या होता है, एक वृत्त की तरह होता है। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या दे दिया, इसको तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या क्षेत्रफल, अब वही दे दिया है क्या, 9 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका बराबर में 9 पाई हो जाएगा। तो देखो पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, 9 मिल गया। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, 9। अब देखो स्क्वायर इधर आएगा ना, तो आर बराबर √ का 9 हो जाएगा। अब देखो आर बराबर, इस 9 को हम 3 गुणते क्या लिख सकते हैं, 3। तो बाबू आर बराबर क्या आ गया, एगो 3 निकल जाएगा, दूगो का जोड़ा बनेगा तो एक का 3 निकलेगा, निकाल दिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना। ये क्या निकला है, त्रिज्या निकला है। तो देखो व्यास बराबर सूत्र होता है, ध्यान से देखो, व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणित त्रिज्या। व्यास बराबर सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, 2 गुणित त्रिज्या। तो देखो यहाँ से व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या का मान 3 है, तो यहाँ लिख दो। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6
सेमी हो जाएगा। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है। ऑप्शन नंबर डी में दे दिया आपको क्या 6 दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया है 6 दे दिया है। इस देखिए स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस पेपर का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी करणी में 2 करणी में 8 कामा करणी में 32 का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्वांतर इसका ज्ञात करना है। पूरा बढ़िया से अंत तक देखो, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करणी में 2 लिखोगे, कामा करणी में 8 लिखोगे और कामा करणी में क्या लिखोगे 32 लिखोगे। ठीक है ना। अब क्या करोगे कि इसको तो करणी में 2 लिख ही सकते हो, कामा इसको ना पहले ही सही कर लो। तो 2 गुणते 2 कर लो। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो करणी में 2 गुणते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना के 32। ओके, अब देखो इसको सही कर लो। तो ये करणी में 2 हो गया, कामा ये यहाँ पे 1 निकल जाएगा। तो 1 2 निकलेगा तो करणी में क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से 2 2 का जोड़ा बनाओगे ना, 2 2 का जोड़ा बनाओगे तो 1 2 निकलेगा यहाँ से और 1 2 निकलेगा यहाँ से। अब फिर करणी में क्या होगा 2 होगा। तो फाइनली क्या होगा 2 करणी में, फिर यहाँ पर 2 करणी में 2 और कामा यहाँ पे क्या हो गया 2 दूना के 4 करणी में 2। अब जाके सवाल कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, अब जाके स्टूडेंट सवाल को क्या हुआ है कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सर्वांतर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्वांतर का एक फार्मूला मैंने बताया था जब समांतर श्रेणी पढ़ा रहा था तब। सर्वांतर D इक्वल टू क्या होता है, D इक्वल टू क्या होता है कि दूसरा पद, ऐसे दूसरा पद माइनस पहला पद, ये सर्वांतर का फार्मूला होता है। सर्वांतर D का होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखिए ये हम लोगों का पहला पद है, ये हम लोगों का दूसरा पद है और ये हम लोगों का तीसरा पद है। तो यहाँ पे चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है तो 2 करणी में 2 माइनस पहला पद क्या है, देखो पहला पद क्या है तो करणी में 2 है। ठीक है, तो D बराबर देखो 2 करणी में 2 है और उसमें से एगो करणी में 2 घटाना है। तो मान लीजिए कोई 2 ठो बात है, उसमें से एगो बात घटाइएगा तो अभी आपको एगो बात मिल जाएगा। मतलब कि सर्वांतर इसका कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, तो करणी में 2 मिल जाएगा। सर्वांतर इसका करणी में क्या होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है बी सही है। पेपर में भी देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी करणी में क्या दे दिया है 2 दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा 20 नंबर जो कि खतर क्वेश्चन को मैंने इसी पे छाप दिया हूं। ठीक है ना, 20 नंबर क्वेश्चन को मैं छाप दिया हूं। कह रहा है कि cos 17 अंश प्लस tan 17 अंश इंटू tan 73 अंश इंटू कोसेक 73 अंश का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको सॉल्व करोगे। यहां पर देख लो हल। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको ध्यान से थोड़ा देखो। कह रहा है ना कि cos 17 अंश गुणे cos tan 17 अंश। ठीक है ना, तो देखो इस cos को, cos जो 17 अंश है उसको कोसेक को एक जगह लिख लो, ऐसे कोसेक 73 अंश को इंटू इसको tan को लिखो। अब तो यहाँ पर लिख लो tan 17 अंश हो जाएगा। कितना होगा tan 17 अंश इंटू का फिर tan कितना तो 73 अंश। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो cos को रहने दो, तो cos 17 अंश को रहने दो इंटू का कोसेक 73 का उल्टा लिख दो। तो कोसेक 73 का उल्टा 1/sin 73 हो जाएगा। कोसेक 73 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/का sin 73 हो जाएगा इंटू यहाँ पे देखो tan है ना, तो इस tan को रहने दो, tan 17 अंश रहने दो इसको उल्टा लिख दो। तो 1 अपान का काट कितना हो जाएगा 73 अंश हो जाएगा। tan 73 का उल्टा क्या होगा 1 अपान काट 73 हो जाएगा। देखो इसका यहाँ पे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा cos 17 अंश हो जाएगा। अपान का क्या होगा sin 73 अंश हो जाएगा इंटू tan का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना होगा tan 17 अंश हो जाएगा और बट्टे का क्या हो जाएगा cot 73 अंश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो तुमको cos 17 लाना है, दोनों को जोड़ लो 7 3 10 7 1 8 9 90 हो रहा है ना। तो देखो 90 अंश में से 73 अंश को घटाओगे ना आप, देखो cos 90 माइनस 73 लिख दोगे तो 17 ही आएगा, कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा। और नीचे कुछ मत करो, sin 73 को sin 73 रहने दो इंटू देखो बाबू यहाँ पे क्या है
10। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, 7 3 10 को 0, हासिल 1 हो गया, और 7 1 8 1 9, 90 हो रहा है ये भी। तो आपको क्या करना होगा कि आपको लिखना होगा 90 अंश माइनस 73 अंश। अगर 90 में से 73 को तुम घटाओगे तो 17 आएगा, पक्का आएगा। 90 में से 73 को माइनस करो कितना आएगा, 17 आएगा। और नीचे को कुछ मत करो, काट 73 रहने दो, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, काश 90 से चेंज हो जाता है, काश 90 से साइन हो जाएगा, और ये जो थीटा की जगह पे है 73 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे में भी क्या है, तो साइन 73 हो, ठीक है ना, होगा। अब यहाँ पे देखो tan 90 से स्टूडेंट ये बदल जाता है, tan 90 से बदल के क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। tan 90 से बदल के क्या होता है, कॉट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 73 अंश लिख देंगे। और नीचे भी कॉट कितना है, 73 ही अंश है। नीचे भी कॉट क्या है, 73 अंश ही है, तो लिख लो कॉट 73 अंश। अब देखो ये साइन 73 से साइन 73 कटेगा, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 इंटू कॉट 73 से कॉट 73 कटेगा, 1 मिलेगा। 1 में 1 का गुणा होगा तो 1। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी सही होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपका पूरा बहुविकल्पी मैंने क्वेश्चन को करा दिया। कक्षा 10 का है ये, पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन मैं करा दिया। और आपको इसका जो आगे वाला जो वीडियो मिलेगा ना, जो इसके अगला जो वीडियो कल परसों मिलेगा, वो मैं इसका आपको क्या कराऊंगा कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करा दूंगा। कौन सा कराऊंगा भाई, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करा दूंगा। तो इस पेपर को कैसे सॉल्व करोगे ना, तो अगला वाला मैं और भी बताऊंगा। तो पूरा चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अगले वाला में ना मैं इसका लॉन्ग शॉर्ट और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इस सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए बाबू, इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। बाकी